तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हीट ट्रांसफर। हीट क्या होती है, हीट के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं जनरली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब अगर एनर्जी फ्लो करती है तो वो हीट की फॉर्म में फ्लो करती है। ठीक है, विच कैन फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, हम लोगों को पता है कोई भी बॉडी है जिसका हायर टेम्परेचर है और दूसरी बॉडी है उसका लोअर टेम्परेचर है, तो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी को हीट देती है, उसको गर्म कर देती है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है। हम लोगों को पता है जैसे गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दें या पानी के अंदर बर्फ आइस को मिला दें तो क्या होगा, वहां पर हीट फ्लो करेगी, आइस से वाटर के अंदर हीट फ्लो करेगी, सॉरी वाटर से आइस के अंदर हीट फ्लो करेगी और आइस मेल्ट हो जाएगी और सिस्टम का एक टेम्परेचर आ जाएगा, कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा, जिसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सारे के सारे सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो कोई हीट का फ्लो नहीं होगा, उसमें बोलते हैं हम लोग सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। तो यहां पर जब तक सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है, ठीक है, जब तक सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस है। याद रखना ये बात। अब हम लोगों को यहां पर ये नहीं करना है, ये बात नहीं करनी है कि भाई हीट फ्लो क्यों करती है, क्या कारण है इसके। हम लोगों को देखना है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कि ठीक है हीट फ्लो कर रही है, मान लिया हीट फ्लो कर रही है तो किस किस तरीके से ये हीट फ्लो कर रही है। तो हम लोग यहां पर बात करते हैं कंडक्शन की, कन्वेक्शन की एंड रेडिएशन की। तीन तरीके से हीट फ्लो कर सकती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। पहला हो गया कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। अब समझते हैं हम लोग, एक जनरल सा आइडिया ले लेते हैं हम यहां पर कि भाई कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। ठीक है, तीनों अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर मान लो हम लोगों ने यहाँ पर बात की है, जैसे हमने यहाँ पर बहुत सारी सर्दियों में हम लोग बहुत सारी लकड़ियाँ जला देते हैं और ऐसे फायर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आग जला रखी हम लोगों ने, तो लकड़ियों से जो हीट जा रही है हमारे पास में, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक रॉड लगा दी। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इस हीट के अंदर एक रॉड लगा दी, तो हम लोगों ने यहाँ से रॉड को होल्ड कर रखा है, तो रॉड धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ का तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो इस वाले एंड का भी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा और कुछ ही टाइम के बाद में हम लोग उस रॉड को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट भी ज्यादा गर्म हो चुका होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है कि इस वाले एंड को हमने हीट किया तो यहां से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक हीट फ्लो की, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि रॉड के जो पार्टिकल्स थे वो तो मूव नहीं किए। यहां पर हीट ट्रांसफर हुआ लेकिन रॉड के पार्टिकल्स जो है मूव नहीं किए। मतलब अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है और मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो मूव ना करें, तो जो हीट ट्रांसफर होता है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। तो यहां पर रॉड का यहां का टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली दूसरे एंड का टेम्परेचर भी बढ़ गया। ये टेम्परेचर क्यों बढ़ा भाई? ये हमें पता है कि हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो की, लेकिन रॉड के पार्टिकल्स मूव नहीं किए, मीडियम के पार्टिकल्स मूव नहीं किए। तो बिना मीडियम के पार्टिकल्स के मोशन के जो हीट फ्लो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। तो रॉड के अंदर जो हीट फ्लो की वो कंडक्शन के थ्रू की। दूसरी बात करते हैं हम लोग कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को पता है, जैसे अगर हमने यहां पर आग जला रखी है और इसके पास में हम लोग खड़े हैं, तो हम लोगों को पता है कि जहां पर आग जल रही है उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी गर्म हो जाता है। तुम लोग इसके बिल्कुल पास में नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, इसके पास में नहीं खड़े हो सकते। क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्योंकि देखो यहां सराउंडिंग में एयर है। अब जो फायर के कांटेक्ट में एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, गर्म होंगे, उनका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो दूर की तरफ मूव करेंगे, और जो भारी पार्टिकल है वो इसके पास में आ जाएंगे, फिर इनका टेम्परेचर बढ़ेगा और ये भी मूव करने लग जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एयर के मॉलिक्यूल्स जो फायर के कांटेक्ट में थे उनके कांटेक्ट के कारण जो हीट टेम्परेचर उनका बढ़ा, उनके मोशन के थ्रू जो हीट फ्लो की, आसपास के जो सराउंडिंग है उसमें जो हीट फ्लो की वो कन्वेक्शन के थ्रू। मतलब कन्वेक्शन जो है इसके अंदर हीट का ट्रांसफर इस तरीके से होता है कि मॉलिक्यूल्स हीट को कैरी करके मूव करते हैं। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स के थ्रू
हीट का ट्रांसफर होता है, मीडियम के पार्टिकल्स के मोशन के थ्रू जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है उसे हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, मतलब कंडक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, अपनी पोजीशन पे रहते हैं, और जो हीट का ट्रांसफर होता है उसे हम कंडक्शन बोलते हैं। और जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स मूव करते हैं तो हीट का ट्रांसफर होता है, उसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं। और रेडिएशन, रेडिएशन की अगर हम बात करें तो रेडिएशन के अंदर हम लोगों को मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। इन दोनों मेथड्स में, इन दोनों मोड्स में हम लोगों को मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन रेडिएशन के अंदर हम लोगों को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, ईएम वेव के थ्रू जो हीट का ट्रांसफर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। जैसे हम लोग बात करें सन से हमारे पास में जो हीट आ रही है वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है, हम लोग बोलते हैं ना सन से ईएम वेव आती है, तो वो रेडिएशन के थ्रू आती है। अगर हम देखें तो स्पेस के अंदर भी जो सन से आने वाली रेज है वो मूव करती है, लेकिन स्पेस के अंदर तो कोई मीडियम होता ही नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेडिएशन के अंदर हम लोगों को कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिना मीडियम के जहां पर हीट का जो फ्लो होता है वो रेडिएशन के थ्रू होता है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि चलो मान लो यहां पर आग जल रही है और एक लड़का आग से बहुत दूर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये लड़का आग से बहुत दूर खड़ा हुआ है, तब भी इसको हीट जो है वो फील होती है। क्यों होती है भाई इसको हीट फील? रेडिएशन के थ्रू, क्योंकि मीडियम, सराउंडिंग का मीडियम जो गर्म हुआ वो तो आसपास का हुआ होगा ना, लेकिन फिर भी इसको हीट फील होती है, तो ये जो है ये रेडिएशन हो रहा है। तो इसी एग्जांपल में हम लोग समझ सकते हैं तीनों मोड्स यहां पर हो जाएंगे, आसपास वाला सराउंडिंग कन्वेक्शन, रोड वाला कंडक्शन, और जो दूर लड़का खड़ा उसके तक जो हीट आ रही है वो रेडिएशन। ठीक है, तो बच्चों चलो देखते हैं हम लोग सबसे पहले कंडक्शन के बारे में। अब कंडक्शन क्या होता है, तो हम लोगों ने यहां पर डेफिनेशन देखते हैं, इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ मीडियम टू द अदर पार्टिकल। ठीक है, बट ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम स्टेज एट इट्स ऑन पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन। मतलब इसके अंदर एक मीडियम के एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते, वो हमेशा अपनी पोजीशन पर ही बने रहते हैं। तो इस मोड को हम बोलते हैं कंडक्शन। चलो बात करते हैं, हम लोग इसको समझते हैं कैसे यहां पर हीट ट्रांसफर होता है, क्यों हो रहा है भाई ऐसा, पार्टिकल क्यों हीट ट्रांसफर कर पा रहे हैं और ये अपनी पोजीशन से भी मूव नहीं कर पा रहे। चलो एक रोड है हमारे पास में, अब इस रोड को हमने फायर के अंदर रखा, मान लो यहां पर आग जल रही है, फायर के अंदर रखा, यहां का टेम्परेचर हायर टेम्परेचर था, ठीक है, यहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था क्योंकि यहां पर आग जल रही। जैसे हमने यहां पर इसको फायर के कांटेक्ट में रखा तो ये वाला जो एंड है इसका टेम्परेचर भी इतना ही हो जाएगा, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये वाला पार्ट और ये फायर, ठीक है, इसका टेम्परेचर हायर टेम्परेचर हो गया। तो जैसे ही हायर टेम्परेचर हुआ तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास में एनर्जी आ गई। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा था, जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT, है ना, ठीक है, और टोटल होती है F/2 NkT। ठीक, तो यहां पर जो कोई भी एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने इसका टेम्परेचर राइज किया तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई, और हम लोगों को पता है मीडियम के सारे पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो ये जो पार्टिकल है तो इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ में वाइब्रेट करने लग जाएगा। अब ये बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ में वाइब्रेट करने लग गया तो इसके आगे वाले पार्टिकल से ये कॉलिजन करेगा, ठीक है, इस पार्टिकल से ये कॉलिजन करेगा, इससे टकराएगा तो ये अपनी एनर्जीज को ट्रांसफर करेगा, ये आगे वाले को धक्का देगा। अब ज्यादा धक्का देगा आगे वाले को तो आगे वाला भी ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करेगा, फिर ये आगे वाला इसके आगे वाले को भी धक्का देगा, ठीक है, ये भी वाइब्रेट करने लग जाएगा, ठीक है, इसकी भी एनर्जी बढ़ गई, फिर ये वाला आगे वाले को धक्का देगा, इसकी भी एनर्जी बढ़ गई। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर जो कॉलिजन हो रही है, एटॉमिक कॉलिजन, अपनी पोजीशन पे ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन के थ्रू जो एनर्जी, जो कॉलिजन के थ्रू जो एनर्जी दे रहे हैं वो हम बोलेंगे कि वो हीट का फ्लो हो रहा है। हम लोग ये तो बोलते हैं एनर्जी जो फ्लो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट। तो जो यहां पर वाइब्रेशन के थ्रू जो कॉलिजन हो रही है तो उसके थ्रू यहां पर हीट फ्लो कर रही है, ठीक है।
अब इसने जितनी हीट यहां से दी उतनी हीट यहां पर जाएगी, लेकिन ध्यान रखना पहले ये पार्टिकल जो थे कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे थे, तो उतने एम्पलीट्यूड तक आने के लिए ये कुछ ना कुछ तो हीट एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहां पर कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिया तो कुछ इसने एब्जॉर्ब की, कुछ इसने एब्जॉर्ब की, कुछ इसने एब्जॉर्ब की, और जब तक ये यहां तक पहुंचेगा तब तक तो ये हीट बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो क्या करेगा, ये जो रॉड है वो हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, अब देखो हीट एब्जॉर्ब की, फिर इसने एम्पलीट्यूड बढ़ाया। ठीक है, इसने एम्पलीट्यूड बढ़ाया, और जो ये आगे वाला होगा इसका देखो बहुत कम एम्पलीट्यूड बढ़ाया, क्योंकि इसके पास में बहुत कम हीट पहुंची है। तो जिसके पास जितनी हीट पहुंचेगी, जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो एम्पलीट्यूड बढ़ा पाएगा, बाकी की जो हीट है वो आगे की तरफ पास ऑन कर देगा। फिर देखो ये तो कंटिन्यूसली कांटेक्ट में है, तो इससे और हीट आएगी, और हीट आएगी तो और एब्जॉर्ब करते जाएंगे, और अपना एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, और सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और एक इंस्टेंट ऐसा आएगा, ठीक है, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब क्या होगा, सिस्टम का इस एंड का और इस एंड का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। एक टाइम ऐसा आएगा एंड में जब ये पार्ट TH टेम्परेचर पे गर्म हो जाएगा और ये वाला पार्ट T लोअर टेम्परेचर पे गर्म हो जाएगा। अब हम इतनी हीट देते रहे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बीच में यहां इस वाले पोर्शन का टेम्परेचर ज्यादा होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे एनर्जी यहां पर आ रही है कि उसका एब्जॉर्प्शन भी कम हो गया। ठीक है, जो फायर के कांटेक्ट में उस एंड का टेम्परेचर ज्यादा होगा और जो दूसरा वाला एंड है उसका टेम्परेचर कम होगा। उसके बाद में रोड का कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, रोड का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब अब इसके मॉलिक्यूल्स ने हीट एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया है। अब मॉलिक्यूल्स ने हीट एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया है तो जितनी हीट यहां से एंटर करेगी उतनी ही हीट यहां से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो उस स्टेट को बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट। लेकिन उस स्टेडी स्टेट के पहले ध्यान देना, थर्मल इक्विलिब्रियम और स्टेडी स्टेट के में डिफरेंस है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सिस्टम के सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इक्वल, और स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि सिस्टम का जो एक एक पार्ट है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाना, चेंज नहीं करना। मतलब अब वो हीट कोई भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, जितनी हीट एंटर कर रही है उतनी बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये पहले तक तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा, एक एक पोर्शन इसका हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा, और जब ये स्टेडी स्टेट में आएगा तब कोई भी हीट एब्जॉर्प्शन इस रोड के अंदर नहीं होगा। मतलब ये सैचुरेशन में आ चुका है सारा, और जितनी हीट एंटर करेगी उतनी हीट बाहर इससे चली जाएगी। ठीक है, तो ये बात हमारे पास में यहां पर हो चुकी है। क्लियर है? तो बच्चों हम लोगों ने अभी समझा था कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर किस तरीके से होता है। अब हम लोग यहां पर कुछ बातों की कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास में एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है L। इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं, जो भी हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था, कंडक्शन का जो इंट्रोडक्शन था उसमें पढ़ा था, उसको हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ रहे हैं। एक रॉड है हमारे पास में जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब हमने क्या किया, इसको हायर टेम्परेचर के अंदर लगाया। जैसे मान लो हमने इस रॉड का ये वाला एंड हायर टेम्परेचर में लगा दिया, हायर टेम्परेचर के अंदर लगा दिया, तो ये वाला जो टेम्परेचर होगा ये तो लोअर टेम्परेचर होगा ना, होगा या नहीं होगा। अब यहां पर आग जल रही है, मान लो आग जल रही है, हायर टेम्परेचर है, तो यहां के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करेंगे तो ये पहले तो ये वाले मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और ये मान लो एक साथ सारी हीट तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। जैसे यहां तो आग जल रही है ना, कंटिन्यूसली हीट आ रही है, तो इन्होंने थोड़ी हीट इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, थोड़ी आगे वालों को दे दी, थोड़ी आगे वाले को दे दी। तो मान लो यहां से जो हीट का इनपुट है वो क्यू इनपुट है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है जितनी हीट इस एंड को मिल रही है उतनी सारी की सारी हीट यहां पर आगे नहीं जा रही है। कुछ हीट यहां के मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर ली और एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया। फिर आगे वाले मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेंगे। और जब हम लोग बात करेंगे तो यहां से क्यू आउटपुट होगा, वो जो होगा वो क्यू इनपुट से कम होगा। तो इनिशियली जब हम इसको फायर के अंदर लगाते हैं, जब स्टेडी स्टेट नहीं आया है, तब जितनी हीट एंटर कर रही है उतनी हीट बाहर नहीं निकलती है। यह बात क्लियर है? ठीक है,
तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं और बची खुची हीट को आगे ट्रांसफर करते जा रहे हैं, फिर आगे वाले एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर बची खुची को आगे ट्रांसफर कर देंगे, फिर एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर आगे ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से क्यू इन एंटर की थी और क्यू आउट यहां पर जा रही है। अभी थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आया है, किसी इंस्टेंट पर यहां का टेम्परेचर हायर है, ये लोअर टेम्परेचर एंड का। लेकिन अगर मैं यहां पर किसी एंड की बात करता हूं और मुझे पता है कि यहां से यहां तक टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, तो मैंने यहां से एक्स डिस्टेंस पर जाकर एक एलिमेंट माना, एक छोटा सा एलिमेंट माना, ठीक है, ये इस तरीके से एक एलिमेंट माना जिसकी विड्थ मैंने मानी है यहां पर dx। तो x डिस्टेंस पर जाकर मैंने यहां पर एक dx विड्थ का एक एलिमेंट माना, क्योंकि देखो मैंने यहां पर माना है कि इसका क्रॉस सेक्शन, इसकी लेंथ बहुत ही कम है। तो लेंथ बहुत ही कम है तो मॉलिक्यूल्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही कम होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो हीट का एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम कर रहे होंगे, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स की लेंथ बहुत कम है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं इस क्रॉस सेक्शन से कितनी हीट पास कर रही है, क्यू हीट पास कर रही है किसी इंस्टेंट पर, क्योंकि देखो इसका एब्जॉर्प्शन कम है तो जितनी हीट एंटर कर रही है उतनी हीट यहां पर बाहर जा रही है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और मैं बोल सकता हूं कि यहां का जो टेम्परेचर है वो T है, तो यहां का कितना हो जाएगा T प्लस dt, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया। मैंने मान लिया मैं इधर से जा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, हाँ सही बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा और इस डायरेक्शन में टेम्परेचर घटेगा। क्लियर है, इतनी बात हम लोगों को पता है कि मैंने यहां का टेम्परेचर मान लिया T और यहां का T प्लस dt। क्लियर है, तो यहां पर मैं एक नई टर्म डिफाइन करता हूं dt अपॉन dx, ठीक है। मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो dx ये लेंथ हो गई और dt क्या हो गया, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। ये जो dt अपॉन dx होता है इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब किस तरीके से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट dt अपॉन dx, ठीक है। dx लेंथ में dt का टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेट क्या होगी, dt अपॉन dx, ठीक। अच्छा, तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि जिस रेट से यहां पर हीट फ्लो कर रही है, तो जिस रेट से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, उसको हम बोलते हैं हीट करंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, हीट करंट। इसको हम बोल सकते हैं Q बाई टी। Q बाई टी मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो यहां इस एलिमेंट से dt टाइम में, बहुत ही कम टाइम के अंदर जो हीट फ्लो कर रही है उसको हमने क्या बोला, हीट करंट। तो इस क्रॉस सेक्शन से, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है a है और इसकी लेंथ कितनी है dx, तो इससे जो हीट पास करेगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, Q बाई टी प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारे पास में टेम्परेचर ग्रेडियंट के। तो जितना यहां पर टेम्परेचर का चेंज होगा यूनिट लेंथ में, उतना ही ज्यादा यहां से हीट फ्लो करेगी। अगर यहां का टेम्परेचर चेंज वेरिएशन बहुत ही कम है तो कम हीट फ्लो करेगी, अगर डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है तो ज्यादा हीट फ्लो करेगी, ठीक है। हमें पता है ये वाला एक एंड कम, एक एंड ठंडा है, एक एंड गर्म है, तो एकदम से बहुत ज्यादा हीट फ्लो करती है। और अगर टेम्परेचर का डिफरेंस कम है, जैसे अगर मान लो गर्म पानी के पास में गर्म पानी रखा तो उन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर कम होता है। लेकिन अगर आइस के पास में हमने पानी को रखा है, नॉर्मल पानी को, तो वहां पर हीट का ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम लोग बात करें, हमारे हाथ में हम लोग एक नॉर्मल पानी को रखें तो हमें बहुत कम हीट फील होगी, मतलब बहुत कम कूलिंग वहां पर फील होगी। लेकिन हम अगर हमारे हाथ में आइस को रख लें तो हमें बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो वही बोल सकते हैं, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज्यादा होगा, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस कम है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगा। तो Q बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt अपॉन dx, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही ज्यादा हीट फ्लो करेगा, क्योंकि हीट को पास करने का ज्यादा एरिया मिल जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि Q बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू डी टी अपॉन dx। जब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो Q बाई टी इज इक्वल टू K इंटू A इंटू डी टी अपॉन dx। ध्यान रखना, हमें यहां पर एक माइनस साइन लगाना पड़ता है। माइनस साइन क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। देखो हीट फ्लो इस डायरेक्शन में कर रही है तो इस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोगों को यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा।
तो ये माइनस, तो माइनस के ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया हमारे पास में हीट करंट का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा किसी भी स्मॉल लेंथ के एलिमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर अभी ये सिस्टम स्टडी स्टेट में नहीं आया है, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे इसका टेम्परेचर वेरिएशन कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है। तो ये हीट करंट का फॉर्मूला हो गया हमारे पास में, और के हो गया हमारे पास में थर्मल कंडक्टिविटी। के को क्या बोल सकते हैं हम लोग, के यहां पर है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी को हम के से डिनोट करते हैं। के क्या होता है, अब यहां पर इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इट इज एबिलिटी ऑफ मीडियम टू कंडक्ट हीट। तो कोई भी जो मीडियम है हमारे पास में, तो वो कितनी हीट कंडक्ट कर रहा है, वो एबिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतनी ही ज्यादा वो हीट फ्लो करेगा। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी वायर है, जितनी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी, जितना ज्यादा कंडक्टर होगा उतना ही करंट फ्लो करेगा। उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा इसकी कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, उतना ही ये हीट को फ्लो कराएगा, थर्मल करंट को फ्लो कराएगा, ठीक है। अब ये जो है ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। के जो है वो पूरा का पूरा मीडियम पे डिपेंड करता है, इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से लेना देना नहीं। अगर हमने मटेरियल चेंज कर दिया तो थर्मल कंडक्टिविटी के भी चेंज हो जाएगा। इट इज टोटली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है हमारे पास में वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारे पास में m1 L1 T-3 K-1, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट की। स्टेडी स्टेट क्या होता है, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दिया भी था। हमने बोला कि कोई भी रॉड को हमने फायर के कांटेक्ट में रखा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके सभी क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा, ठीक है, जब एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब जितनी हीट इसके अंदर एंटर कर रही है उतनी ही हीट इसके अंदर बाहर जाने लग जाएगी। मतलब इसका कोई भी क्रॉस सेक्शन हीट एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा ना। तो देखो हीट थर्मल स्टेट क्या होता है, इफ द टेम्परेचर ऑफ मीडियम एट एनी पोजीशन और एनी क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। मतलब पहले क्या था, जैसे हमने इसको फायर के कांटेक्ट में लगाया, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट आ जाएगी। स्टडी स्टेट आ जाएगी तो यहां पर क्या होगा, इस रॉड के हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे यहां पर हायर है और यहां पर लोअर है, अगर यहां पर टेम्परेचर T1 है तो टाइम कितना भी हो जाए, यह आग के अंदर रखा रहे, फायर के अंदर रखा रहे, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर हमेशा T1 बना रहेगा। टाइम के साथ में वो टेम्परेचर चेंज ना हो। देखो पोजीशन के साथ में तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पोजीशन के साथ में इस पोजीशन पे T हायर है, इस पर T लोअर है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो उसका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर टाइम के साथ में वेरी ना करे, चेंज ना करे, मतलब वो क्रॉस सेक्शन हीट एब्जॉर्ब या इमिट करना बंद कर दे। मतलब जितनी हीट उसके अंदर आ रही है उतनी हीट उससे पास कर जाए, तो हम उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ध्यान रखना, टाइम जो है वो जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ में कांस्टेंट हो जाता है, तब इसे हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। अगर टेम्परेचर लेंथ के साथ में कांस्टेंट हो जाए, पोजीशन के साथ में कांस्टेंट हो जाए, उसे हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब इस रॉड की हर एक पोजीशन पे, जैसे यहां पर यहां पर यहां पर सभी जगह टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है, टेम्परेचर इक्वल हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये रॉड थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई। लेकिन स्टेडी स्टेट में क्या होगा, हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग होगा, यहाँ का टेम्परेचर हायर है और यहाँ का टेम्परेचर लोअर है, लेकिन ये टाइम के साथ में कांस्टेंट हो गया। तो जितनी हीट यहाँ से एंटर करेगी उतनी हीट बाहर निकलेगी। लेकिन जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में अंदर आ जाएगा तो इस रॉड के हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, मतलब इससे हीट फ्लो करना ही बंद हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट में हीट फ्लो करना बंद नहीं होता है,
और इन स्टडी स्टेट देयर इज नो एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ हीट एट एनी क्रॉस सेक्शन। ये बात भी याद रखना, कहीं भी एब्जॉर्प्शन और इमिशन होना बंद हो जाता है। तो हम लोगों ने बोला कि अगर इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन के अंदर एब्जॉर्प्शन और इमिशन होना बंद हो गया तो जितनी हीट हम यहां से भेज रहे हैं उतनी हीट यहां से बाहर निकलेगी। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन को, जैसे मैंने x डिस्टेंस पर dx लेंथ का जो ये क्रॉस सेक्शन देखा, तो यहां के अंदर भी अगर q हीट है तो q हीट q इनके इक्वल ही होगी। जितनी आई थी उतनी तो यहां पर भी होगी, उतनी यहां पर भी होगी। मतलब कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। तो इस पार्ट का टेम्परेचर अगर T है तो ये भी कांस्टेंट हो चुका है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जब ये स्टडी स्टेट में होगा तो Q इनपुट इज इक्वल टू Q आउटपुट, और ये जो होगा किसी क्रॉस सेक्शन से किसी टाइम टी में पास करने वाली हीट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा था Q बाई टी इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। क्लियर है? तो मैं इसको यहां से यहां तक के लिए भी लगा सकता हूं, क्योंकि स्टडी स्टेट में सभी जगह का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो यहां क्यू टी कांस्टेंट हो गया, के कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। मैं यहां पर मान रहा हूं इस रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, ठीक है, dx को इधर लेके चला जाऊं और मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो dt इज इक्वल टू dx हो जाएगा मेरे पास में। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूं, q बाई टी इंटू डी एक्स को इधर ले लिया मैंने, माइनस के ए इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट किया तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अब मैं यहां पर बात करूं x इज इक्वल टू जीरो पर, x इज इक्वल टू जीरो पर टेम्परेचर T लोअर है, ठीक है, और x इज इक्वल टू L पर जो टेम्परेचर है वो T हायर है। ठीक, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इंटीग्रेट इधर कर रहे हैं लेकिन रेट ऑफ हीट फ्लो इस डायरेक्शन में, तो हम लोगों को इधर से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं Q बाई टी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू माइनस के ए टी हायर माइनस टी लोअर। लेकिन ध्यान रखना इसमें जो हीट फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पर माइनस आएगा, तो ये माइनस को मुझे लिमिट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये माइनस का सिंबल नहीं आएगा, तो Q बाई टी लिख सकते हैं हम लोग के अपॉन एल टी हायर माइनस टी लोअर। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये नेगेटिव जो है रेट ऑफ हीट फ्लो की डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो जिधर मैंने इंटीग्रेट किया उसके अपोजिट हीट फ्लो कर रहा है, तो मैंने वहां पर माइनस हटा दिया है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं इस रोड के अंदर किसी टी टाइम में जो हीट फ्लो कर रही है वो होगी के ए अपॉन एल टी एच माइनस टी एल। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने देखा अगर कोई भी रॉड है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ये रॉड है और इसका एक एंड TH पर है, एक TL पर है, इसकी लेंथ है हमारे पास में L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। ठीक है, तो जब तक ये स्टडी स्टेट में नहीं आता है, तो Q बाई टी इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट स्टडी स्टेट में ना हो, तब ये हम ये यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन स्टडी स्टेट, अगर मैं स्टडी स्टेट की बात करूं तो हमारे पास में जो फॉर्मूला लग जाएगा इसको हम लोग बोल सकते हैं Q बाई टी इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी को हम लोग लिख सकते हैं टी एच माइनस, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हर एक पोर्शन का कांस्टेंट हो चुका है, हर एक पोर्शन का टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट हो गया है, तो माइनस हट जाएगा, उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि हीट फ्लो माइनस में अपॉन एल। तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब ऑब्जेक्ट स्टडी स्टेट में हो, क्वेश्चन के अंदर अच्छे से बोला जाएगा कि ऑब्जेक्ट स्टडी स्टेट के अंदर है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यहां पर लगा लेंगे। रेट ऑफ हीट फ्लो जो होगा, हीट फ्लो यहां से कितना हो रहा है, Q जा रहा है और Q हीट यहां से बाहर आ रही है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इसके अंदर ये कृषि क्रॉस सेक्शन का लिखा है, जितनी हीट एंटर कर रही थी उतनी हीट बाहर नहीं आ रही है। ये नॉर्मल कंडीशन की बात की हमने, ये हमने कब की बात की है, नॉर्मल कंडीशन, और ये हमने बात की है स्टडी स्टेट की। ठीक है, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, हमें दिया है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक,
और इस एंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इस एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। हमसे बोला है कि इसकी जो सरफेस है वो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब यहां पर जो हीट का फ्लो हो रहा है वो इस एंड से इस एंड तक ही हो रहा है। यहां तक हमने इंसुलेटर लगा दिया है जो उसके सरफेस से हीट फ्लो नहीं करने देता है। तो हमसे बोला है के की वैल्यू अगर 200 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस है तो अमाउंट ऑफ हीट बताना है हमें, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में कितनी हीट फ्लो होगी, तो चलो देख लेते हैं। हमसे बोला है क्वेश्चन के अंदर ये जो सिस्टम है ये स्टेडी स्टेट में आ गया है। तुम्हें क्वेश्चन में तुम्हें बताएगा कि स्टेडी स्टेट में है या नहीं है। तो ये स्टेडी स्टेट के अंदर आ चुका है, स्टेडी स्टेट के अंदर आ चुका है। तो हम लोगों का काम इजी हो गया है। क्यू बाई टी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्यू बाई टी इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई एल, टी हायर माइनस टी लोअर। ठीक है, तो क्यू टाइम 5 सेकेंड इज इक्वल टू के हो गया हमारे पास में 200। एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई लेंथ हो गया हमारे पास में 2 इंटू 100 माइनस 0। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में क्यू की वैल्यू यहां पर आ जाएगी सॉल्व करने पर 5 जूल। तो 5 सेकेंड में 5 जूल्स ऑफ हीट यहां पर फ्लो करेगी। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने देखा यहां पर कि जो स्टेडी स्टेट है उसके अंदर हमारे पास में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वो कांस्टेंट हो जाता है। चलो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस कहां से आ गया इस चैप्टर के अंदर। इससे पहले हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी, ठीक है, वहां पर हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा था। चलो देखते हैं हम लोग यहां पर, हमने बात की यहां पर, देखो स्टेडी स्टेट की हम इसमें जनरली बात करते हैं, ध्यान रखना ये बात, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर। इन स्टेडी स्टेट अब रॉड हमारे पास में जो है उसकी लेंथ है L, ठीक है, इसका टेम्परेचर है T लोअर, इसका टेम्परेचर है T हायर, कांस्टेंट टेम्परेचर हो चुका है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो इससे जो हीट फ्लो कर रही है Q बाई टी, ठीक है, तो इस Q बाई टी को मैं लिखता हूं थर्मल करंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल करंट। ठीक है, थर्मल करंट Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थर्मल करंट होता है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं Q बाई टी इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई एल टी एच माइनस टी एल। ठीक है, तो इसको यहां बोल सकते हैं आई टी एच, थर्मल करंट। Q बाई टी इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई एल टी एच माइनस टी एल। अब देखो ये तो बात मैंने यहां पर करी। चलो हमने इससे पहले चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, उसके अंदर कोई वायर है हमारे पास में, ये वायर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, और ये हमारे पास में पोटेंशियल V1 है और ये पोटेंशियल V2 है। तो क्या कोई बता सकता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट किधर फ्लो करता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, सॉरी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मान लेते हैं अगर हमारे पास में V2 पोटेंशियल हायर है और V1 पोटेंशियल लोअर है तो करंट हायर टू लोअर फ्लो करेगा। और यहां पर जो रिलेशन आता है ना हमारे पास में करंट का, क्या होता है, V बाई आर, तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन हमारे पास में यहां पर आ रहा है। हम लोग बोलेंगे कि भाई हीट किधर फ्लो करती है, हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट फ्लो कर रही है, हीट करंट जो थर्मल करंट है वो किधर फ्लो करता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको मैंने कंपेयर कर दिया करंट से, और वहां पर पोटेंशियल को कंपेयर कर रहे हैं यहां पर टेम्परेचर से। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं सेम फॉर्मूले से, तो थर्मल करंट इज इक्वल टू टी एच माइनस टी एल, वहां पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पर रेजिस्टेंस, सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल करंट के लिए थर्मल रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करूं तो मेरे पास में जो थर्मल रेजिस्टेंस आया है उसकी वैल्यू हो जाएगी L अपॉन के ए। ठीक है, यहां पर मेरे पास में थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई L अपॉन के। तो मैंने इसको बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर किया है। वहां पर अगर एक वायर होती है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होता है, जैसे R इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, रो L अपॉन ए, बोलते हैं नहीं बोलते, और हमें पता है कि रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा। सिग्मा क्या होती है, कंडक्टिविटी, तो L इज इक्वल टू L अपॉन सिग्मा ए, R इज इक्वल टू L अपॉन सिग्मा ए। तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला यहां पर हो गया, R इज इक्वल टू L अपॉन के ए।
तो हम लोगों ने इसको बिल्कुल एक वायर की तरह कंपेयर कर दिया है। वायर को अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो उससे करंट फ्लो करेगा, तो I इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन R, और यहां पर I थर्मल इज इक्वल टू T हायर माइनस T लोअर अपॉन R। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। तो इस रॉड का जो थर्मल रेजिस्टेंस आ गया है, थर्मल रेजिस्टेंस मतलब जो जितना ज्यादा हीट को रेजिस्ट करेगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे लोहे की बात करें और वुड की बात करें तो किसका थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है? वुड का होता है ना। हमने बोला होगा, देखा होगा, सर्दियों के अंदर हमारे पास में एक आयरन की चेयर है, लोहे की कुर्सी है और एक लकड़ी की कुर्सी है। तो अगर हम उसको टच करें तो कौन ज्यादा ठंडा लगता है? लोहे वाली ठंडी लगती है ना, लकड़ी वाली नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा हीट को कंडक्ट करेगा। कौन ज्यादा हीट को कंडक्ट कर रहा है? लोहे वाली, तभी वो ज्यादा ठंडी होगी, उसका टेम्परेचर ज्यादा डाउन हो गया, और लकड़ी वाली का टेम्परेचर कम डाउन होगा, है ना। तो हम लोग यहां पर ये रेजिस्टेंस को बता सकते हैं कि जो जितना कम हीट को कंडक्ट करेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा, जो जितना कम करंट का अपोज करेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा। तो बिल्कुल वैसा ही हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो जो भी हमने करंट के अंदर पढ़ा था, ठीक है, हमने वहां पर पढ़ा था केवीएल, केसीएल, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो भी सारी बातें करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होती है, तो यहां पर भी किसी भी रॉड के लिए स्टडी स्टेट में वो सारी बातें एप्लीकेबल होगी। इस चैप्टर के अंदर करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग यहां पर करते हैं कंडक्टिविटी के अंदर, और वो भी स्टडी स्टेट में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सारी चीजें फिर से देखने वाले हैं, सारे क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं, केवीएल, केसीएल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बच्चों चलो एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम लोगों को थर्मल रेजिस्टेंस पता करना है। ठीक है, एक हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें ए दी है, विड्थ हमें बी दी है और हाइट सी दी हुई है। ठीक है, हमने इसको हमें दिया हुआ है कि इसका ऊपर वाली जो सरफेस है वो हायर टेम्परेचर पे है और इसकी नीचे वाली सरफेस जो है वो लोअर टेम्परेचर पे है। ठीक है, बाकी सारे को हमने सारे को इंसुलेटेड किया हुआ है, तो हम लोगों को इसका थर्मल रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को देखना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें देखना पड़ेगा जो टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है किन दो सरफेस का दिया है, इन दो सरफेस का दिया है। तो जो हीट फ्लो करेगी वो इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ हीट फ्लो करेगी। ठीक है, हीट जो फ्लो कर रही है, थर्मल करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट करेंगे। तो थर्मल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था हमारे पास में वो होता है L अपॉन के, और ये स्टडी स्टेट में पूछा जाएगा तो हमसे बोला जाएगा कि ये सिस्टम स्टडी स्टेट में है, तभी हम लोग बता पाएंगे। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा L अपॉन के। तो अब इसकी लेंथ क्या होगी? A होगी या C होगी या B होगी? तो हम लोग देख सकते हैं हीट ऐसे फ्लो कर रही है, तो अब लेंथ को हमें C यूज करना पड़ेगा अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी K, और एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो जाएगा हमारे पास में AB। ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख सकते हैं, जैसे ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में एक रॉड है, एक रॉड हमारे पास में इस तरीके से दी हुई है, और ये जो रॉड है इसको हमने कुछ पार्ट बीच में से कट कर रखा है। ठीक है, तो यहीं पे मटेरियल है और इसकी जो रॉड की लेंथ है वो L है। ठीक है, अब इसकी जो इनर रेडियस है वो इनर रेडियस R1 है और इसकी जो आउटर रेडियस है वो है R2। ठीक, तो यहां का टेम्परेचर है T लोअर, यहां का टेम्परेचर मान लेते हैं हायर टेम्परेचर है T हायर, और यहां का टेम्परेचर है T लोअर। तो तुम लोगों को बताना है कि इस रॉड का जो है स्टडी स्टेट में थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, और दूसरा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कब आएगा? टेम्परेचर डिफरेंस दिया है तो हम लोगों को टेम्परेचर डिफरेंस दिया है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी आ जाएगा अगर थर्मल रेजिस्टेंस आ जाए तो। थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो पहले हम लोगों को सोचना पड़ेगा हीट कहां से फ्लो करेगी। तो हीट हमें पता है कि हायर टेम्परेचर टू लोअर यहां से फ्लो करेगी, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला आएगा। ठीक है, और लेंथ L आ जाएगी। ठीक, तो बहुत इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L अपॉन के। तो इसकी जो लेंथ है वो तो L ही है, लेंथ तो कितनी हो गई? L, थर्मल कंडक्टिविटी के। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? तो इतना पार्ट हमने कट कर रखा है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा हम लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास में थर्मल रेजिस्टेंस आ गया इजीली, और हमसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पूछा है तो हमें पता है कि
टेम्परेचर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, तो L अपॉन के पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये तो हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसा भी तो पूछ सकते थे, अगर मान लो इसके अंदर हमने आग जला दी, इसके अंदर जो ये होलो पार्ट है यहाँ का टेम्परेचर हमारे पास में हायर टेम्परेचर है और यहाँ का लोअर टेम्परेचर है, फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो चलो देख लेते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पर अंदर का टेम्परेचर हायर रखते हैं और बाहर का टेम्परेचर लोअर रखते हैं, तो देखते हैं उसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, जैसा हमसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें टेम्परेचर डिफरेंस इस पार्ट का और इस पार्ट का दिया है, अब हमने यहाँ पर देखा है सेकंड पार्ट में कि अंदर का टेम्परेचर हायर टेम्परेचर है और बाहर का लोअर टेम्परेचर है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हीट फ्लो करेगी वो अंदर से बाहर की तरफ करेगी या नहीं करेगी। तो अब हम लोगों को बात करें तो इसकी जो थिकनेस है R2 माइनस R1 वो तो लेंथ हो जाएगी, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी हर एक लेयर पर, इसके हर एक लेयर का जो सरफेस एरिया होगा वो अलग अलग है, तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट नहीं है। तो थर्मल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? L अपॉन के। हमें पता है कि लेंथ तो यहाँ पर R2 माइनस R1 हो जाएगी, थर्मल रेजिस्टेंस के कंडक्टिविटी के दिए, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि हर एक सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है। तो अब हम लोगों को इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका साइड से देखें हम इसको, तो इस तरीके से हम लोगों को दिखाई देगा, ये R1 है और ये जो आउटर रेडियस है वो हम लोगों को R2 दी हुई है। जो हीट फ्लो कर रही है वो अंदर से बाहर की तरफ कर रही है। ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर वेरी कर रहा है तो स्मॉल r डिस्टेंस पर जाकर एक एलिमेंट मान लेते हैं इस तरीके से, जिसकी विड्थ कितनी हो गई dr। तो हम लोगों ने r डिस्टेंस पर जाकर एक एलिमेंट मान लिया जिसकी विड्थ हो गई dr। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ तो l ही होगी ना, हमने जो एलिमेंट माना है वो इस तरीके से यहां पर माना है। ठीक है, ये ऐसा एलिमेंट माना है। अब हीट इधर जा रही है, हीट किधर जा रही है? अंदर से बाहर की तरफ हीट जा रही है नहीं जा रही? तो इसकी लेंथ तो कितनी हो गई हमारे पास में? dr। ठीक है, तो थर्मल रेजिस्टेंस स्मॉल एलिमेंट का हो जाएगा, लेंथ हो गई हमारे पास में dr अपॉन के, और इसका जो एरिया होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया वो आ जाएगा लेंथ इंटू, तो लेंथ हो गई 2 पाई r इंटू एल। ठीक है, 2 पाई r सरफेस एरिया इंटू इसकी लेंथ, तो इसको सीधा कर ले हम लोग, तो सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया हमारे पास में? 2 पाई r इंटू एल। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास में इस पूरे सिस्टम का एरिया रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई के एल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dr अपॉन r, और ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा? R1 से R2। तो ये हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई के एल ln R2 अपॉन R1। तो इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग हीट ट्रांसफर में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे थे थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ पर देखो एक स्फेरिकल शेल है हमारे पास में, स्फेरिकल शेल की जो इनर रेडियस है वो R1 है और आउटर रेडियस R2 है। ठीक है, अंदर से होलो है और अंदर का जो टेम्परेचर है ना हायर टेम्परेचर है और सराउंडिंग का टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर है। तो हम लोगों को पता है हीट जो है अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करेगी, तो हम लोगों को बताना है कि इस स्फेरिकल शेल का थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा और इससे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो कितनी आएगी। हम लोगों को पता है कि थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है के एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहां पर लेंथ तो हम बोल सकते हैं कि R2 माइनस R1 होगा, अंदर से बाहर हीट जा रही है। लेकिन अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया जो होगा अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग होगा, तो हम लोगों को इसको फिर से इंटीग्रेशन की हेल्प से करना पड़ेगा। तो हम लोगों को पता है, ऐसा करते हैं, x डिस्टेंस पर जाकर एक dx विड्थ का स्फेरिकल शेल ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, x डिस्टेंस पर जाकर dx विड्थ का एक स्फेरिकल शेल ले लेते हैं। ये यहां पर हमें पता है कि ये स्फेरिकल शेल है। ठीक है, तो
तो हमने क्या किया, x डिस्टेंस पर जाकर dx विड्थ का एक स्फेरिकल शेल यहां पर अज्यूम कर लिया। अब इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा ना, उसको हमने बोल दिया dr इज इक्वल टू L अपॉन के होता है, तो L कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी हो गई dx, ठीक है, हीट अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, अपॉन K तो कांस्टेंट है, और इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या लिख सकते हैं हम, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया लिख सकते हैं ना। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका टोटल थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो R1 से चलेगी R2 तक, तो 0 टू R, और ये हो जाएगा हमारे पास में R1 टू R2, ये नेट थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। तो थर्मल रेजिस्टेंस RTH इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई के तो बाहर आ गया, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 लिमिट R1 टू R2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई के। अब देखो ये माइनस साइन जो है वो बाहर चला जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 अपॉन R2 की वैल्यू ज्यादा है तो 1 अपॉन R2 कम होगा, तो थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन 4 पाई के 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये तो हमारे पास में थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। अब हमसे पूछा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हम लोग बोल सकते हैं थर्मल करंट की तरह होता है, तो Q बाई टी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब कितना आ रहा है टेम्परेचर डिफरेंस, तो T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, और ये कितना है 1 अपॉन 4 पाई के 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये हमारे पास में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी आ गया है। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है। अब देखो हमारे पास में कोई भी जनरल सिस्टम है, और जनरल सिस्टम के अंदर हम लोगों को थर्मल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और हम लोगों को कहीं का टेम्परेचर पता करना हो, या फिर जैसा हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करते थे, कोई सर्किट था और किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता करना हो, या किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पता करना हो, तो यहां पर भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो वहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम केवीएल और केसीएल से सॉल्व किया करते थे। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर केवीएल और केसीएल का यूज कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने यहां पर एक जनरल सिस्टम लिया है। ठीक है, 3 रॉड को हमने कांटेक्ट में रखा है, एक एल्यूमिनियम की रॉड है, और एक स्टील की रॉड है, और एक कॉपर की रॉड है। ठीक है, अब देखो इनके जो एंड्स हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर हैं, लेकिन इनका एक कॉमन एंड है। अब ये जो कॉमन एंड है, हमें इसका टेम्परेचर पता करना है। ठीक है, जब हमने इनको अलग अलग टेम्परेचर पे रखा, कांटेक्ट पे रखा, तो देखो जब इसमें स्टेडी स्टेट आएगी तो स्टेडी स्टेट पर इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो ये बिल्कुल हमने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यहां पर पोटेंशियल की जगह टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो सभी रॉड का कंडक्टिविटी दी हुई है, तो हम लोग इनका रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं क्या। जैसे अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील का जो रेजिस्टेंस होगा L अपॉन के फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास में। ठीक है, अब देखो यहां पर L तो कितना हो गया, सभी रॉड का इक्वल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इक्वल है, और थर्मल कंडक्टिविटी सबके अलग अलग हम लोगों को दी हुई है। तो स्टील के लिए 50 है, तो L हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन के 50 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर चला गया, तो ये आ गया हमारे पास में 200। थर्मल रेजिस्टेंस कितना आ गया इसका 200 आ जाएगा। कैसे 10 टू द पावर 4, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। इसके बाद में अगर रेजिस्टेंस पता करें हम लोग कॉपर का, तो कॉपर की लेंथ भी 1 है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 400 इंटू 10 टू पावर -4, तो 10 टू पावर 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25। और इसी तरीके से एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन 200 इंटू 10 टू द पावर -4, मतलब 50। तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी का थर्मल रेजिस्टेंस पता कर लिया। अब देखो इनको हम लोग किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इनको बिल्कुल हम रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। तो मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस हमारे पास में ये हो गया, एक रेजिस्टेंस वायर, मतलब वायर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो वायर का जो रेजिस्टेंस है
हमारे पास में ये हो गया स्टील वायर का, तो ये RST बोल देते हैं, इसको RAL बोल देते हैं, और यहां पर तीसरी वायर हमारे पास में ये हो गई जिसको हम RCU बोल देते हैं। इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, और इसका टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है। तो T कॉमन पता करना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किया था, और वहां पर हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, KCL से। देखो यहां पर जंक्शन है, तो हम लोग यहां पर कौन सा लॉ लगाएंगे, जंक्शन लॉ लगाएंगे, है ना। ठीक है, जंक्शन लॉ लगाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से कितना करंट आ रहा है, I1, यहां से कितना करंट आ रहा है, I2, और यहां से कितना करंट आ रहा है, I3। जब ये करंट जंक्शन पे मिलेगा तो नेट करंट कितना हो जाता है, 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। और हम लोगों को पता है कि करंट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। तो इसमें एक बात करें तो ये हमारा हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल हो गया। क्लियर है। तो देखो I1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो हायर पोटेंशियल कितना हुआ, 12 माइनस टी, लोअर टी हो गया, डिवाइडेड बाय, अब इसका थर्मल रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम का कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, प्लस अब हम बात करें I2 की, तो इसमें हायर पोटेंशियल हो गया 50, तो हम लोग लिख सकते हैं 50 माइनस टी डिवाइडेड बाय, अब इसका जो स्टील का है, स्टील के लिए हम बात करें तो ये 200 आ रहा है, प्लस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कॉपर के लिए, तो हायर पोटेंशियल यहां पर भी हम लोगों को पता है कि करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो ये हायर होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम लोग, 4 माइनस टी डिवाइडेड बाय, अब देखो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 200, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 टाइम्स ऑफ 12 माइनस टी प्लस 50 माइनस टी प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास में 8 टाइम्स, ठीक है, 4 माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास में जंक्शन का टेम्परेचर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी सर्किट लेके सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, केवीएल, कैसीएल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल, ठीक, और व्हीटस्टोन ब्रिज, सारी चीजें हम लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला लास्ट क्वेश्चन जब हमने किया तो उसमें मैंने बताया कि भाई जो KCL KVL यहाँ पर लग रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब भी हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, कॉम्बिनेशन से उसको सॉल्व करते थे सर्किट को, उसी तरीके से यहाँ पर भी रोड का जो एक कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तब उनका एक एंड कॉमन होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर भी 2 रॉड या 2 स्लैब इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी कि उनका एक एंड कॉमन हो, ठीक है। तो जैसा हमने वहां पर पढ़ा था वैसे यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो सकता है, जैसे अगर मान लो एक स्लैब हमारे पास में ये हो गई, ठीक, एक स्लैब हमारे पास में ये हो गई, इसकी कंडक्टिविटी K1 बोल देते हैं, और इसकी लेंथ कितनी हो गई हमारे पास में, L1, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 हो गया, ठीक है। अब इसके कांटेक्ट में हमने दूसरी स्लैब को रखा है, अब दोनों का एक एंड कॉमन है, ठीक है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 हो गई, लेंथ L2 हो गई, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, A2। अब देखो ध्यान देना, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा या पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा, डिपेंड करता है हम लोग इसमें टेम्परेचर डिफरेंस किधर लगा रहे हैं। तो हमारे पास में यहां पर है हायर टेम्परेचर और यहां पर है लोअर टेम्परेचर। तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि इनका जो एक एंड है, दोनों अलग अलग एंड है, ये तो अलग अलग टेम्परेचर पर है, लेकिन एक एंड जो है कॉमन टेम्परेचर पे, मतलब दोनों ज्वाइन किए हुए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, और हमें पता है कि जो हीट फ्लो करेगी वो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक की जाएगी। तो इन दोनों के अंदर हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस में करंट इक्वल होता है। तो इसी तरीके से इसमें हीट करंट इक्वल होगा, ठीक है, थर्मल करंट इक्वल होगा। तो Q/T इससे भी जा रही है और सेम हीट इससे भी जा रही है, लेकिन इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये जंक्शन का टेम्परेचर है उसको Tm बोल दे, या फिर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना चाहते हैं तो इसका रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास में R1 और इसका रेजिस्टेंस हो गया R2। क्लियर है। तो इस सिस्टम को हम लोग एक इक्विवेलेंट सिस्टम से कन्वर्ट कर दें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके लिए जो है Q/T,
ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसके लिए, जो Q बाई टी हो जाएगा हमारे पास में वो कितना हो जाएगा, देखो ठीक है। तो इसको अगर हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कंपेयर करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो हीट जा रही है Q बाई टी वो दोनों के अंदर सेम होगी, लेकिन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस अलग होगा, और इसको हमने कंपेयर कर दिया एक टोटल रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास में वो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, हम लोग इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं जैसा हम लोगों ने वहां पर डिराइव किया था। और R1 कितना हो जाएगा मेरे पास में, R1 हो जाएगा L1 अपॉन K1 इंटू A1, और R2 हो जाएगा L2 अपॉन K2 अपॉन इंटू A2। तो यहाँ का जो जंक्शन का टेम्परेचर होगा वो कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा। तो कॉमन टेम्परेचर भी अगर तुम लोगों को पता करना हो तो ऐसा कर सकते हो, हीट रेट ऑफ हीट फ्लो तुम लोगों को पता है तो एक के लिए इक्वेशन लगा दो। ठीक है, तो बच्चों जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसी तरीके से इसका भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस जो है उनके दोनों एंड जो है कॉमन होते हैं, मतलब दोनों एंड का पोटेंशियल जो है वो कॉमन होगा। तो उसी तरीके से दो रॉड है हमारे पास में, इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी कॉमन है, इक्वल है। लेकिन ध्यान देना, अब जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने बात की वहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम होता है, टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अलग अलग हुआ है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो जाएगा वो Q1 अपॉन टी हो जाएगा, और इससे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन टी। ठीक है, तो हम इन दोनों का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट लिख सकते हैं। तो Q1 अपॉन टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में TH माइनस TL अपॉन R1। इसी तरीके से Q2 अपॉन टी हो जाएगा हमारे पास में TH माइनस TL अपॉन R2। और R1 और R2 की वैल्यू तुम लोगों को पता है, थर्मल रेजिस्टेंस हो गया यहां पर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को एक ही रॉड मानूं, इन दोनों को एक ही सिस्टम मानूं, तो टोटल हीट जो हो जाएगी वो मैं लिख सकता हूं, टोटल हीट इज इक्वल टू TH माइनस TL डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, एक ही सिस्टम मान लिया। अब मैं बोल सकता हूं इसको कि भाई ये जो दोनों से हीट जा रही है वो एक सिस्टम मानने पे जो टोटल हीट होगी उनके एडिशन की इक्वल हो जाएगा। तो Q बाई टी इज इक्वल टू होगा Q1 बाई टी प्लस Q2 बाई टी। अब यहां से वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में TH माइनस TL डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू TH माइनस TL डिवाइडेड बाई R1 प्लस TH माइनस TL डिवाइडेड बाई R2। तो मेरे पास में यहां पर कॉम्बिनेशन के लिए आ गया है, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, जैसा वहां पर होता था बिल्कुल वैसा ही आया है। तो यहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अलग अलग होगा लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर सेम होगा। तो ये बातें भी ध्यान रखने वाली है यहां पर। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग अब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोगों को यहां पर 4 स्लैब दी हुई है, 1 2 3 4। ठीक है, अब सबकी कंडक्टिविटी अलग अलग दी हुई है और लेंथ भी जो है वो 3 की तो सेम है और एक की अलग है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर हमसे पूछा है इसका एक एंड है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे एंड का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ का टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे पूछा है फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब ये जो सिस्टम है इससे किस रेट से हीट फ्लो कर रही है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये हमारे पास में एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास में 4 रेजिस्टेंस है यहां पर। ठीक है, ये इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग। इसका एक एंड जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस पर है और एक एंड जो है इसका 25 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, यहां का भी टेम्परेचर हम लोगों को दिया है। यहां का रेजिस्टेंस हम लोग बोल देते हैं R1, ये इसका R2, इसका R3 और इसका R4। तो अगर हम लोग यहां पर R1 की बात करें तो R1 हो जाएगा हमारे पास में L अपॉन KA और R2 हो जाएगा हमारे पास में L अपॉन 2KA। R3 हो जाएगा हमारे पास में L अपॉन 2KA और R4 हो जाएगा हमारे पास में 5L अपॉन 5KA। मतलब अगर मैं इसको R बोलूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में R/2 और ये हो जाएगा R/2 और ये हो जाएगा R।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने सभी के रेजिस्टेंस लिख लिए। अगर हम इस सिस्टम का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास में आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सबको ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3R। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं Q बाई टी इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस 25 माइनस ऑफ -20 डिवाइडेड बाई 3R। ठीक है, तो ये हमारे पास में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आ गया है। अब हम लोगों से अगर पूछा जाए कि भाई T3 कितना होगा, T4 कितना होगा, तो T3 यहाँ का टेम्परेचर है। ठीक है, T3 कहाँ का टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर है, और हम लोगों को पता है कि यहाँ से यहाँ तक रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मैं यहाँ से यहाँ तक को सिस्टम मानूं, तो यहाँ से यहाँ तक के सिस्टम के लिए बोल सकता हूं Q बाई टी इज इक्वल टू हायर टेम्परेचर 25 माइनस T3 डिवाइडेड बाई, अब यहां से यहां तक का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, और R1 की वैल्यू कितनी है R, और R2 की वैल्यू हो जाएगी R बाई 2। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 45 डिवाइडेड बाई 3R। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 3R बाई 2, तो इसको मैं बोल सकता हूं 2 ऊपर चला जाएगा, 25 माइनस T3 इज इक्वल टू 45। ठीक, तो यहां पर ये आ गया 50 माइनस 23, तो ये इधर चला जाएगा 50 माइनस, तो T3 इज इक्वल टू 5/2 डिग्री सेल्सियस मेरे पास में आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग T4 पता करना चाहें तो T4 पता करने के लिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों एंड पर T4 यहां होगा ना, T4 यहां पर होगा, तो हम लोग यहां से यहां तक के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहां देखना चाहते हैं तो Q बाई टी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं यहां पर T4 माइनस ऑफ -20 डिवाइडेड बाय, अब यहां का R इक्विवेलेंट कितना है R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय, यहां से लिख सकते हैं 45 डिवाइडेड बाय 3R। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में T4 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों को 3 रॉड दी हुई है, तीनों की लेंथ सेम है। ठीक है, एक की कंडक्टिविटी K है, दूसरे की 2K है, और तीसरे की K/2 है। सभी का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इक्वल है, और ये हम लोगों को A दिया हुआ है। ठीक है, अब तीनों रॉड 2 वॉल्स के बीच में लगी है। वॉल्स का, एक वॉल का टेम्परेचर 2T है और एक का T है। तो हम लोगों को बताना है नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो हम लोगों को पता है कि इन तीनों का जो है, दोनों एंड का टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल है, टेम्परेचर सेम है। मतलब ये तीनों रॉड जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो R1 होगा, ऊपर वाली रॉड है, उसका थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा L अपॉन K इंटू A। R2 हो जाएगा मेरे पास में L अपॉन 2KA, और R3 हो जाएगा मेरे पास में L अपॉन K/2, तो 2KA। तो अगर इसको मैं R बोलूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में R/2, और ये हो जाएगा मेरे पास में 2R। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे पास में, बोल सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R/2 प्लस 1 अपॉन 2R। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास में आ जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 2R, तो ये हो गया 2 प्लस 4 प्लस 1, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2R/7। ठीक है, तो ये हमारे पास में R इक्विवेलेंट आ गया। अब हम लोग इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पता करना चाहते हैं, तो Q बाई टी इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस 2T माइनस T डिवाइडेड बाई 2R/7। मतलब ये हो गया मेरे पास में 7T अपॉन 2R। R की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं टू L अपॉन KA। तो ये हमारे पास में नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आ गया है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, इसमें जितनी भी रॉड है, सभी रॉड की जो लेंथ है वो L है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इक्वल है, A है। अब देखो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हम लोगों से बोला है एक रॉड यहां लगी है, और एक सिस्टम ऐसा बना है 5 रॉड का, और एक रॉड यहां पर लगी है। सबकी लेंथ इक्वल है, लेकिन सबकी कंडक्टिविटी अलग अलग है, तो सबका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो हम लोग इसको एक रेजिस्टेंस की फॉर्म में अगर लिखें तो देखो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, एक रॉड यहां पर होगी, यहां का टेम्परेचर 3T है, और ये पॉइंट A हो गया। ठीक है, अब देखो एक रेजिस्टेंस यहां पर लग जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा B, और एक रेजिस्टेंस यहां पर लग जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में C, और एक रेजिस्टेंस हमने यहां पर लगाया है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास में D, और एक रेजिस्टेंस हमने यहां पर लगाया है।
ठीक है, और बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये बात आती है हम लोगों को सभी को समझ में। और एक रॉड यहां पर है तो एक रेजिस्टेंस हम लोग यहां पर भी जोड़ देंगे और यहां का टेम्परेचर हो जाएगा T। ठीक है, अच्छा अब जिन रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी K है, देखो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम है, तो जिन रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी K है तो उनके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा L अपॉन KA। लेकिन जिन रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी 2K है उनका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू L अपॉन 2KA, मतलब R/2। और जिन रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी K/2 है उनका रेजिस्टेंस हो जाएगा R डबल डैश इज इक्वल टू 2L अपॉन KA, मतलब 2R। इतनी बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है तो इसका रेजिस्टेंस R हो गया, R हमने इसको मान लिया है, और ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, और ये हो जाएगा 2R, ये R/2 और ये R/2 और ये R। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस का नजर आ रहा है, और बीच में कहीं ये हमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिखाई दे रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज है, और हम लोग बोल सकते हैं यहाँ इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा, मतलब इस रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो अब लोग अब इजीली देख सकते हैं, ये आर आर सीरीज में है, ये R/2 सीरीज में, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में 2R, और ये हो जाएगा R, और 2R और R का जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट जो होगा R1 R2 से R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये आ गया मेरे पास में 2R/3। तो इन चारों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2R/3, और ये दो सीरीज में जुड़े हुए हैं हमारे पास में, तो इनका 2R हो जाएगा। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, RR सीरीज में है और 2R/3 आ रहा है, तो R प्लस 2R/3 प्लस R, तो ये कितना हो गया मेरे पास में 2R प्लस 2R/3, मतलब 6R प्लस 2R, मतलब 8R डिवाइडेड बाई 3। तो ये मेरे पास में R इक्विवेलेंट हो गया, और इसको बोल सकते हैं L अपॉन 3KA। ठीक है, तो ये तो मेरे पास में इस सिस्टम का इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। अब मुझे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पता करना है, तो लिख सकता हूं Q/T इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस 3T माइनस T डिवाइडेड बाई 8L अपॉन 3KA। तो ये आ गया मेरे पास में 6KA इंटू T डिवाइडेड बाई 8L। ठीक है, तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का। अब हमने से पूछा है कि भाई ए पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा, तो हमें नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पता लग गई है, तो मैं बोलूंगा कि यहां से कितनी हीट जा रही है Q/T। तो मैं इस वायर के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो Q/T इज इक्वल टू लिख सकता हूं 3T माइनस TA डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस कितना है R, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक। अब इसके लिए अगर मैं देखूं, नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमारे पास में ये आया है 6KAT डिवाइडेड बाई 8L। अब R की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, R की वैल्यू L अपॉन KA हो जाएगा, तो KA 3T माइनस TA डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 3/4 KAT अपॉन L। तो KA अपॉन L तो कैंसिल हो जाएगा यहां पर, और इसको बोल सकते हैं हम लोग 4 इधर आ जाएगा, तो 12T माइनस 4TA इज इक्वल टू 3T। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो TA की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को बोला है कि एक स्टीम चेंबर है, इस स्टीम चेंबर के अंदर जो टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है, और एक कंटेनर है जिसके अंदर 10 kg वाटर फिल किया हुआ है, और वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहां पर बीच में एक रॉड कनेक्ट कर दी है कंटेनर और स्टीम चेंबर के बीच में। अब देखो हमसे पूछा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट बिकम्स 50, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स टेम्परेचर बिकम्स 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें बताना है कि जैसे हमने रॉड कनेक्ट की तो यहां पर ये एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो रॉड के अंदर से हीट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। हीट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा तो वाटर का टेम्परेचर
राइज करने लग जाएगा। तो हम लोगों को बताना है कि जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम बाद इतना हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4180 दिया हुआ है और रॉड के लिए के की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 46। ठीक है, अच्छा हम लोगों से ये बोला हुआ है कि ये जो रॉड है यहां पर ये थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब यहां पर इसके अंदर यहां से हीट कोई पास नहीं करती है। ठीक है, यहां से सराउंडिंग में हीट लॉस नहीं होता है, कि जो हीट जाती है वो इसके थ्रू ही जाती है। ठीक है, और ये जो कंटेनर है, कंटेनर जो है हमारे पास में आइसोलेटेड है, कंटेनर की कोई भी थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है और कंटेनर जो है वो नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, इतना समझ रहे हैं हम लोग, मतलब जितनी भी हीट जा रही है सब वाटर को मिल रही है, इतना दिया हुआ है हम लोग को। अब इसको समझते हैं। ठीक है, हम लोगों को पता है कि इसका एक एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर है और दूसरा एंड 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो इस पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर समस्या ये है हमारे पास में कि जो वाटर का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं है, वाटर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज करेगा। अगर वाटर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज करेगा तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वैसे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मतलब यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है यहां से dq अपॉन dt वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल नहीं है। इसका रेजिस्टेंस तो सेम है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं कितना हो जाएगा L अपॉन K, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं dq अपॉन dt इज इक्वल टू यहां का किस इंस्टेंट पर 0 डिग्री से कितना हो गया t, तो लिख सकते हैं हम लोग 100 माइनस टी अपॉन आर। और हमें पता है कि टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है क्योंकि यहां से हीट लगातार सप्लाई हो रही है। अच्छा, अगर इसको dq हीट मिलती है तो इसका टेम्परेचर T से dt हो जाता है। इसको अगर dq हीट मिलती है तो टेम्परेचर कितना हो जाता है, dt हो जाता है, T से बढ़कर T प्लस dt हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू ms dt और डिवाइड कर दिया इसको dt से, तो ये आ जाएगा मेरे पास में dq अपॉन dt इज इक्वल टू ms dt अपॉन dt। तो यहां पर मेरे पास में इसकी वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं हम लोग। वाटर के लिए तो लिखा है मैंने ये ms dt अपॉन dd और इसने जितना हीट दिया वो 100 माइनस टी अपॉन आर। अब ऐसा करते हैं, हमें टाइम पता करना है तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हम लोगों को। t को इधर लेके आ जाते हैं, dt अपॉन dt इज इक्वल टू एम एस आर डी कैपिटल T अपॉन 100 माइनस टी। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, T इज इक्वल टू 0 पर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, T इज इक्वल टू T पर इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में T इज इक्वल टू एम एस आर। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो माइनस अपॉन एल एन 100 माइनस टी लिमिट 0 टू 50, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू माइनस एम एस आर एल एन 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 100। हमें पता है इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी है तो माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो एम एस आर एल एन 2। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एम एस और आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, चलो बच्चों हम लोग यहां पर देखते हैं कंडक्शन का नेक्स्ट एग्जाम्पल। कंडक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, तो ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक्स। मान लो कोई लेक है और सराउंडिंग का टेम्परेचर नेगेटिव में हो गया, मतलब बिलो 0 डिग्री सराउंडिंग का टेम्परेचर चला गया, तो लेक क्या होगा, धीरे धीरे फ्रीज होने लगेगी और उसकी सरफेस पर आइस की एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों को पता करना है कि कोई भी लेक है और उसकी सरफेस पर जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री हुआ तो जो आइस, जो वाटर फ्रीज होने लगेगा, तो कितने टाइम बाद एक्स डेप्थ की, एक्स थिकनेस की एक आइस की लेयर लेक के ऊपर जम जाएगी, आ जाएगी। तो हम लोगों को वो टाइम कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं, इसमें हमें दिया है एरिया ऑफ लेक ए, सराउंडिंग का टेम्परेचर -θ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर रो है और इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन L है। ठीक है, जमेगा तो जो हीट जाएगी Q इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ जाएगी। समझ रहे हो, इतनी हीट अगर वाटर ने रिलीज कर दी तो उसका m मास जो है वो फ्रीज हो जाएगा, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास में इस पर जो आइस की लेयर आई है उसकी थिकनेस कितनी हो गई x। किसी t टाइम पर आइस की लेयर की थिकनेस कितनी हो गई हमारे पास में x। ठीक है, अब हम लोग यहां पर मान रहे हैं कि जो आइस की लेयर बनी है
ठीक है, उसकी थिकनेस x है और उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। आइस का टेम्परेचर बिलो 0 नहीं गया है, 0 डिग्री सेल्सियस तक है सारी की सारी आइस का। ठीक है, ठीक है, और ये स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं, एकदम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हीट फ्लो कर रही है स्टडी स्टेट में। ठीक है, कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं की जा रही। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इस इंस्टेंट पर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट dq अपॉन dt इज इक्वल टू, यह आ जाएगा हमारे पास में के ए अपॉन एल कितना हुआ x और सराउंड 0 माइनस ऑफ माइनस थीटा। यह हमारे पास में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आ गया है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए अपॉन एक्स इंटू थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने यहां से यहां तक रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बोला है, तो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जा रही है, तो हायर 0 माइनस लोअर माइनस थीटा, तो ये हमारे पास में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो गया। अब देखो अगर हम नेक्स्ट डीटी टाइम की बात करें तो डीटी टाइम में कितनी हीट फ्लो हुई होगी यहां से, तो डीटी टाइम में जो हीट फ्लो हुई होगी उसको हम डी क्यू बोल रहे हैं। ठीक है, तो डी क्यू जो हीट है वो आ जाएगी हमारे पास में के अपॉन एक्स इंटू थीटा इंटू डी टी। डीक्यू टाइम डीटी टाइम में डीक्यू हीट यहां से फ्लो हुई। जब डीक्यू हीट यहां से फ्लो हुई होगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर ने एक्स्ट्रा डीक्यू हीट रिलीज की। तो डीक्यू हीट रिलीज की तो उसमें आइस की जो थिकनेस है, आइस की जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ जाएगी, मान लेते हैं वो जो थिकनेस बढ़ी है यहां पर वो dx बढ़ गई है, dx थिकनेस बढ़ी है और उसका मास कितना हो गया dm। मतलब हम बोल सकते हैं डीक्यू हीट निकलने पर dm मास और फ्रीज हो गया। ठीक है, तो dm मास और फ्रीज हो गया, तो उसके लिए फ्रीज होने के लिए कितनी हीट रिलीज करनी पड़ेगी इसको, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर dq इज इक्वल टू dm इंटू एल। ठीक है, LF है ना, और dm जो मास है उसको हम लोग लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना होगा इस लेयर का, वो हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू dx इंटू एल। ठीक है, तो हम लोगों को पता है जब ये dq हीट निकली तो इतनी लेयर जो है वो एक्स्ट्रा बनी, तो उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती थी रिलीज करने के लिए, रो ए डी एक्स इंटू एल। मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को अगर हम लोग इक्वल कर दें तो लिख सकते हैं रो ए एल डी एक्स इज इक्वल टू के ए अपॉन एक्स इंटू थीटा इंटू डी टी। तो ऐसे एक कैंसिल हो जाएगा यहां पर, और लिख सकते हैं हम लोग यहां पर डी टी इज इक्वल टू रो एल अपॉन के थीटा, ये तो कांस्टेंट हो गया, इंटू एक्स डी एक्स। अब हम लोगों को पता है कि एक्स थिकनेस जो यहां पर बन चुकी है उसको कितना टाइम लगा ये कैलकुलेट करना है हमें। तो t इज इक्वल टू 0 पर थिकनेस 0 थी आइस की, और t इज इक्वल टू t पर थिकनेस कितनी हो गई, x हो गई। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में जो टाइम आएगा वो टाइम आ गया हमारे पास में हाफ रो एल अपॉन के थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन से हमारे पास में ये रिजल्ट आया। अब देखो टाइम की बात करें तो ये वाला जो डेटा है ये तो कांस्टेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो टाइम है वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ही ज्यादा यहां पर टाइम होगा, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब हम लोग बात करें, अगर मान लो इसकी थिकनेस x तक फ्रीज हो गया तो t टाइम लगा। अगर मान लो x1 से x2 एक्स्ट्रा लेयर फ्रीज हो रही है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, तो x1 से x2 फ्रीज होने के लिए लिख सकते हैं हम लोग 4x1 to x2। ये लिख सकते हैं हम, टाइम जो लगा है हमारे पास में रो एल अपॉन 2k थीटा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, क्योंकि 0 से x2 तक का टाइम इतना हो गया और 0 से x1 और x1 to x2 बताना है हम लोगों को, जैसे स्प्रिंग में करते थे। तो x1 to x2 बताना है, तो 0 से x2 बना लिया, 0 से x1 बना लिया, दोनों का डिफरेंस वो टाइम आ गया हमारे पास में। क्लियर है, ठीक है।